मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित टॉपिक जनसंख्या विस्फोट। नौकरी आपको यहीं से मिलेगी, पूरी गारंटी के साथ आपको 101% क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अपनी नौकरी के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं तो चैनल से जुड़े रहें और अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करें। आपको 101% सफलता मिलेगी अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज का आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। तो जुड़े रहिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज का आपका टॉपिक रहेगा जनसंख्या विस्फोट। लेकिन एक बार हम पहले इससे मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में रहे कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला तो जो आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। फिर दूसरा दिया है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। तीसरा आपका टॉपिक है सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। जो इनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो इनसे जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जनसंख्या विस्फोट, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। और फिर जनसंख्या नियंत्रण। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। 5 गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीड़ित संघर्ष और जातिवाद, इन चीजों को भी आपको पढ़ना होगा। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ये चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। ऊर्जा, बेसल उपापचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग, ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सिलेबस आपका ऑफिशियल आ चुका है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही कम टॉपिक है। अगर आप गंभीरता के साथ पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपकी सफलता जरूर होगी। 10वां टॉपिक है गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भाधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, ये भी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर आपको पढ़ना होगा वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। इसके अलावा फिर आपको देखना होगा जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, यहां पर बचपन लिख गया, ये बचपन होगा, ठीक है, यहां पर बचपन लिख गया, ये बचपन होगा। किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। फिर आपको बीमारियों से रिलेटेड पूरी जानकारी पढ़नी होगी। इसमें बुखार होगा, डिप्थीरिया होगा, काली खांसी होगी, टिटनेस होगा, पोलियो माइलाइटिस होगा, खसरा होगा, तपेदिक होगा, चिकन पॉक्स होगा, हेपेटाइटिस होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, दस्त होगा, कृमि संक्रमण होगा, एनीमिया होगा, कारण, लक्षण और इनके इलाज और वेलफेयर पूरा पढ़ना होगा। क्लियर है आपको? फिर 18वां टॉपिक जो है आपका
परामर्श क्या होता है इसको समझना होगा, इसका अर्थ क्या होता है, परामर्श की आवश्यकता क्या है, और तकनीकी प्रभावी संचार और इसके कौशल क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी होगी। फिर आपको पढ़ना होगा स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में जानकारी, WHO कब स्थापित हुआ, क्या है उसकी कार्य क्या है, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना होगा, UNFPA के बारे में पढ़ना होगा, UNDPA के बारे में पढ़ना होगा, रेड क्रॉस के बारे में पढ़ना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि के बारे में भी पढ़ना होगा। तो इसमें जो आदि लिखा है ना, तो इसमें आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। आदि का मतलब है आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं स्वास्थ्य एजेंसियों से जुड़ी हुई, जैसे एम्स है ना, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण, तो टीकाकरण से जुड़ी हुई आपसे योजनाएं भी पूछी जा सकती हैं। टीकाकरण क्या होता है, जन्म से पूर्व कौन कौन से टीके लगते हैं, जन्म के बाद कौन कौन से टीके लगते हैं, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी। क्लियर है आपको? तो ये 20 टॉपिक हैं जो मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा और फुल गारंटी के साथ कि अगर आपने मन से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। अगर आपको नौकरी की गारंटी चाहिए तो जरूर जुड़िए। तो एक हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिसकी पूरे कोर्स की फीस तो 451 रुपए है, पर अभी आपको 3 सितंबर तक यह सिर्फ 415 रुपए में मिल जाएगा। 3 सितंबर तक 415 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं बैच के बारे में, फिर आपको मैं आज का आपका टॉपिक पढ़ाऊंगा, जनसंख्या विस्फोट। तो आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, वहां पर मैसेज करें, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप वहां पर मैसेज करें जाके, आप पूरी जानकारी आपको बैच के बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी क्लासेस की PDF आपको दी जाएंगी, नोट्स की PDF आपको दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। तो एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, आपने सपना देखा है, आपने संकल्प लिया है मुख्य सेविका की इस भर्ती में अपनी नौकरी पक्की करने का, तो जरूर जुड़े। मैं आपको गारंटी के साथ एक अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी सफलता की गारंटी निश्चित होगी। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, अपनी सफलता के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने सपने को हर हाल में पाना चाहते हैं, आप अपने समाज में अपनी गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। नौकरी पाने के बाद आपका सपना जो बढ़ेगा, आपका सपना साकार होगा, आपकी परिवार में इज्जत बढ़ेगी, आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी, और आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे, नया परिवर्तन आएगा। तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। 451 रुपए का बैच है, लेकिन 3 सितंबर तक इसकी फीस मात्र 415 रुपए है। 3 सितंबर तक इसकी फीस मात्र 415 रुपए है। उसके बाद आपको 451 या 500 रुपए देने होंगे। क्लियर है आपको? तो मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच की कीमत मात्र 415 रुपए है। अभी आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना एक अच्छा मार्गदर्शन में एक अच्छे कंटेंट के साथ क्या पढ़ना है उसकी कोई चिंता नहीं करनी होगी आपको। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, पेपर से पहले मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी आपकी, ताकि आपको एक अच्छा तैयारी हो सके, आपकी अच्छी पढ़ाई हो सके। तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 415 रुपए में 3 सितंबर तक। उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, 451 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है। तो जरूर जुड़ें इस बैच से, आपको गारंटी के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपकी सफलता निश्चित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे जुड़ना है तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, जिसे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है पहले हम उसे समझते हैं। जब जनसंख्या दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। समझिए, ध्यान से समझिए, जनसंख्या विस्फोट क्या है। जब जनसंख्या दर इतनी तेज हो जाती है कि जब जनसंख्या दर बहुत तेज से बढ़ने लगे कि देश में उपलब्ध संसाधन, जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो भोजन उपलब्ध है, जो ट्रैफिक, जो आपके यातायात उपलब्ध है, जो आपका मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आपकी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हैं, अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है,
तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्लियर है? पता चला 1 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास 1.5 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं। तो क्या है? यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो संसाधन है उससे कहीं ज़्यादा आबादी है। संसाधन को या तो बढ़ाना पड़ेगा या जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है उसको समझ लीजिए पहले। जब जनसंख्या दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है कि अस्पताल कम है, मरीज ज्यादा है। ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है ना? जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। जैसे आपने घर में 10 लोगों का खाना इकट्ठा किया, लेकिन आपके यहाँ 5 बच्चे और पैदा हो गए, तो क्या होगा? आपके परिवार में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा और फिर आपके लोगों को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपना भूख कम करनी पड़ेगी, ताकि उन 5 बच्चों का पेट भी भरे। समझ रहे हैं आप? तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कैसे कर देती है, इस चीज को समझिए। जैसे कोई पुल बनाया गया, ठीक है, अब वो पुल की एक मियाद होती है कि इस पर दिन में 500 ट्रक निकल सकते हैं, 1000 ट्रक निकल सकते हैं, 100 साल तक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जहां पर 500 ट्रक निकलने थे जिस पुल पे एक दिन में, वहां पर 5000 ट्रक निकलने लगे एक दिन में। तो क्या होगा? वो 100 साल नहीं चलेगा अब पुल, अब वो 10 साल या 15 साल या 20 साल में वो पुल टूट जाएगा। तो विकास तो हमने 100 साल के लिए किया था, लेकिन वो विकास क्या हुआ? 10 साल में ही स्वाहा हो गया। ये क्या होता है? ये आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देता है जनसंख्या विस्फोट। क्लियर है आपको? भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 16.7% है। ठीक है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 16.7% है। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसमें भारत का हिस्सा मात्र 2.4% है। और जबकि हमारे देश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो विश्व की 16.7% जनसंख्या के बराबर है। तो तकरीबन 8 गुना जनसंख्या हमारे पास है क्षेत्रफल के मुकाबले। क्लियर है? तो लगभग 16.7% जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे, जब भी हम इसमें बात करेंगे जनगणना पर, वो 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। आप जब भी गूगल पर सर्च करें तो जनगणना 2011 डाल के ही सर्च करें। क्लियर है आपको? हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। क्लियर है? तो हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। लोगों के पास समस्याएं रहती हैं, जो अभी काफ़ी लोग इस चीज़ से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक ऐसा तबका है, गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग है जहां पर जनसंख्या परिवार में अधिक होने की वजह से उनका वस्त्र पे फर्क पड़ रहा है, आवास पर फर्क पड़ रहा है, भोजन पर फर्क पड़ रहा है, और इसके कारण उनकी विकराल समस्याएं वो ले रहे हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.3 करोड़ थी। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.3 करोड़ थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 1.21 करोड़ आबादी हो गई है। वर्तमान में तो 133 करोड़ लगभग है, या हो सकता है 135 करोड़ हो, है ना? ये भी हो सकता है उससे ज़्यादा हो। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे आपके पेपर में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे। क्लियर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? 1.21 करोड़। ठीक है, अरब, 1.21 अरब मतलब 121 करोड़। ठीक है, तो 23.8 करोड़ कब थी? 1901 में थी। 23.8 करोड़ आपकी 1901 में थी। फिर 2011 में कितनी हो गई? 1.21 अरब, जिसका अर्थ हुआ 121 करोड़। ठीक है,
लगभग 121 करोड़ हम 2011 में हो गए थे आबादी के हिसाब से। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है उनको समझ लेते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण इस प्रकार है। पहले तो कुछ सामाजिक कारण होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक कारण होते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी ना होना। ठीक है, तो जब संयुक्त परिवार होता है तो दादी भी हैं, ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं और कजिन भी हैं, उनके भतीजे भांजे मामा बुआ सब हैं। तो क्या होता है, बच्चों को पालने में दिक्कत नहीं होती है, तो लोग अंधाधुंध बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा होते हैं। भारत में अभी भी एक समस्या है कि कम आयु में विवाह होता है। अभी भी राजस्थान जैसे इलाकों में बाल विवाह प्रचलित है। वहां पर 13, 14, 15 साल की उम्र में बच्चों की विवाह कर दिए जाते हैं, जो कि गलत है। सरकार ने काफी प्रयास किए, काफी जागरूकता फैली, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कम उम्र में विवाह होते हैं, जिसकी वजह से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। अगर किसी का विवाह 30 साल की उम्र में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे कर पाएगा? 2 या 3। अगर सही जो नियम है उस कायदे के हिसाब से करेगा तो जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिसका विवाह 20 साल की उम्र में हो गया, 18 साल की उम्र में हो गया, तो वो 35 साल होते होते 5 से 6 बच्चे पैदा कर देगा, मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। तो ये समस्या है कि कम उम्र में विवाह हो जाता है। फिर भारतीय समाज का परंपरावादी होना एवं लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाना। तो भारतीय समाज क्या है? एक परंपरावादी है और लड़के को जन्म को महत्वपूर्ण मानता है। अगर किसी की पहली लड़की हो गई तो फिर लड़का चाहेंगे, फिर लड़की हो गई फिर लड़का चाहेंगे, फिर लड़की हो गई फिर लड़का चाहेंगे, फिर अगर एक लड़का हो गया तो फिर चाहेंगे एक लड़का और हो जाए। ये सोच भी है हमारे समाज के कई लोगों में, कई इलाकों में, कि लड़का होगा तभी कल्याण होगा, पर ऐसा नहीं है। बेटियां आजकल बहुत आगे जा रही हैं, बेटों से ज़्यादा करके दिखा रही हैं। मौका सबको मिलेगा तो सब अपने स्थान पर अच्छा करेंगे। क्लियर है आपको? मौका मिलने का फर्क है, क्या लड़का या लड़की में फर्क नहीं है ना। जिसे अच्छा मौका मिलेगा, जिसकी मनस्थिति अच्छी होगी, जिसने अच्छे से तैयारी की होगी अपने जीवन की लड़ाई को जीतने की, वही जीतेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता वो लड़की थी या लड़का था। फिर अगला पॉइंट है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कमजोर होना, इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्रियां अपने परिवार में अपनी बात नहीं रख पाती हैं, वो कुछ कह ही नहीं पाती हैं, किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाती हैं। उनके अंदर ये आत्मविश्वास की कमी हो जाती है जो सामाजिक रूप से उन्हें कमजोर कर देती है। वो लड़ना तो जानती हैं, बहुत सी स्त्रियां लड़ना जानती हैं, पर ना कहना नहीं जानती हैं। परिवार में ना नहीं कह पाती हैं, लड़ पाएंगी लेकिन फिर भी वो बात उनको माननी पड़ती है, जिसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। स्त्रियां अपने मन की बात नहीं रख पाती हैं, अपने विचार नहीं रख पाती हैं, उन्हें क्या समस्या है वो नहीं बता पाती हैं। तो जिसके कारण ये चीज़ें, जनसंख्या विस्फोट एक कारण है, एक छोटा सा कारण होगा ये स्त्रियों का सामाजिक स्थिति कमजोर ना होना, लेकिन एक कारण ये भी है बच्चों का जन्म को ईश्वर की देन मानना। तो बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं, अल्लाह की देन मानते हैं, तो वो अंधाधुंध बच्चे पैदा करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी परिवार में जनसंख्या बढ़ती है और फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक भार बढ़ता है, पारिवारिक भार बढ़ता है। एक कमाने वाला होता और 8-10 बच्चे हो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना भी एक समस्या है जनसंख्या विस्फोट के लिए। फिर अगला कारण है आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या है? निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। तो जो लोग निर्धन होते हैं उनको लगता है कि अगर हम दिन में 200 रुपये कमा पाते हैं, 300 रुपये कमा पाते हैं, अगर मेरे 4 बच्चे होंगे तो वो 300 रुपये 1200 रुपये लेके आएंगे। तो ये सोच भी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये 3 लोग 1200 भले लेके आए, लेकिन ये खर्चा बढ़ाएंगे, घर हमारा छोटा पड़ जाएगा। जब ये बड़े होंगे तो उनको अपने घर बनाने पड़ेंगे। अब घर बनाने के लिए क्या उतना 300 रुपये पर्याप्त होंगे? तो ये चीजें दूर की सोच नहीं होती है। इस कारण ये सोच है कि निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। क्लियर है आपको? फिर है कृषि पर निर्भरता। कृषि कार्य में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पशु चराने में, खेती की रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं।
तो जो कृषि पर निर्भरता है, कृषि कार्यों पर निर्भरता है, तो वहां पर अधिक मजदूर, अधिक लेबर, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि बड़ा परिवार बनाओ और उन लोगों को खेती में लगाओ। यह सोच भी एक जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। क्लियर है? फिर है आपका दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। तो ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ दो हाथ पैर भी ले आता है और उनके काम में सहायक होता है, इसलिए वे बच्चों को वरदान मानते हैं। तो एक ये दृष्टिकोण है कि वो बच्चा आएगा तो हमारी सहायता करेगा। जरूरी नहीं कि वो सहायता ही करे, उसकी भी कुछ अपनी जिंदगी होगी, अपनी सोच होगी, वो उसके अनुसार भी चलेगा। तो लोगों के अंदर एक ये उम्मीद बनी रहती है कि जो बच्चा आएगा उसके दो हाथ पैर होंगे, इसलिए वो हमारा लिए सहायक बनेगा। तो एक दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण भी जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। जनसंख्या विस्फोट के अन्य कारण क्या है, उनको समझ लेते हैं। शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा को समझा नहीं, कभी उसके मूल्य को जाना नहीं, उन्हें मौका नहीं मिला पढ़ने का, ये उनका दोष नहीं है कि वो अशिक्षित हैं। ये बात आप समझ लिए कि भारत में अधिकांश लोगों का दोष नहीं है कि वो अशिक्षित हैं, अधिकांश लोगों का। लेकिन अगले 10 साल के बाद जब लोग अशिक्षित होंगे तो उनमें दोष होगा कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश लोगों का दोष नहीं है कि उनको शिक्षा नहीं मिली। ठीक है? तो कोई अशिक्षित हो तो उसका उपहास मत करिएगा, क्योंकि सबके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी को अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसी को अलग चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। सबके जीवन के संघर्ष अलग अलग होते हैं। तो किसी का उपहास मत उड़ाइएगा कभी भी जब ऐसी बातें हो। ठीक है? सबके सामने मजबूरियां होती हैं। तो शिक्षा का अभाव, अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण वे इस ओर ध्यान नहीं देते। क्लियर है? उष्ण जलवायु। तो एक पॉइंट आपका यह भी है कि उष्ण जलवायु, तो भारत की जलवायु गर्म है, यहां लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। इसका अर्थ हुआ कि लड़कियां मां बनने की काबिल जल्दी हो जाती हैं। कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। तो भारत की जलवायु गर्म है और दूसरी अशिक्षा है, दो चीजें हैं। ठीक है? तो भारत की जलवायु गर्म है, इससे क्या होता है कि लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कम उम्र में मां बनने की क्षमता उनमें आ जाती है। लेकिन अशिक्षिता ये है कि कम उम्र में उनका शारीरिक विकास हो नहीं पाता है ना? तो उस समय वो मां बनने की काबिल नहीं होती हैं। ठीक है? शारीरिक रूप से पूर्णतः मां बनने के काबिल नहीं होती हैं। लेकिन कम उम्र में लोग विवाह कर देते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो मां बनने की काबिल है। तो इस सोच को भी खत्म करना जरूरी है कि लड़की में अगर मां बनने की क्षमता आ गई तो उसका तुरंत शादी कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो सरकार ने उम्र निश्चित की है 21 वर्ष, वहां तक तो जाना ही चाहिए। 18 से 21 वर्ष का फासला तय करना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। तो ये जागरूकताएं आपको फैलानी होंगी और इन्हीं से जुड़े आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ये आपकी जिम्मेदारियां होंगी कि औरतों के बीच में ये जो जानकारियां हैं पहुंचे। समय समय पर आपकी मीटिंगें होंगी और गांव में जाकर, ब्लॉक पे जाकर, तो वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा। क्लियर है? संतान निरोधक विधियों की कमी है, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। तो पहला तो यह है कि संतान निरोधक विधियों की कमी है। दूसरा क्या है? अज्ञानता है और अनुपलब्धता है। अज्ञानता मतलब उसका ज्ञान ही नहीं है कि किसका किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, और अनुपलब्धता का अर्थ है कि थोड़ी महंगी है, मार्केट में आसानी से मिलती नहीं है, लोगों की सोच में समस्या है जिसकी वजह से वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं खुले मन से। तो ये चीजें हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं। अगला है आपका पॉइंट, घटती मृत्यु दर। तो भारत में मृत्यु दर भी तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। क्लियर है आपको? तो भारत में जो क्या मृत्यु दर क्या होती है कि जो लोगों की 1000 प्रति 1000 व्यक्तियों पर लोगों की कितने लोग खत्म हो रहे हैं, कितने लोग मृत्यु हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो वो मृत्यु दर होती है। हर जनसंख्या जब गणना होती है तो ये भी गिनी जाती है। ठीक है? तो भारत की मृत्यु दर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ये आज का आपका प्रश्न है कि गूगल पर सर्च करें आप या आप किसी किताब में देखें। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की मृत्यु दर कितनी है ये आपको बतानी है। क्लियर है? तो भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। क्लियर है आपको?
जनसंख्या विस्फोट के क्या प्रभाव हैं, अब हम इनको देखेंगे और एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। एक तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो जाती है, क्योंकि काम कम है, लोग ज्यादा हैं, तो क्या होगा कि आपको जो काम कम करने को मिलेगा तो आपकी आय भी कम होगी। समझ रहे हैं आप कि काम कम है और लोग ज्यादा हैं, इससे क्या हो जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है। क्या कि बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है, बचत ही नहीं हो पाती है। ज्यादा परिवार बड़ा है तो कहां से बचत होगी, सारा पैसा तो उनकी खर्च में हो जाएगा। अगर 10 लोगों का परिवार है तो ये ज्यादातर ये होता है कि 10 लोगों में एक आदमी परमानेंट बीमार बना रहता है घर में। ये बीमार हुआ, ये बीमारी से उठा तो अगला बीमार हो गया, अगला बीमारी से उठा तो अगला बीमार हो गया, तो साल भर में 8-9 महीने परिवार में एक सदस्य बीमार ही रहता है। ज्यादातर ये होता है, तो ज्यादातर पैसा बीमारी में चला जाता है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है। ज्यादा परिवार में सदस्य होंगे तो उनकी रिश्तेदारी भी ज्यादा होगी, रिश्तेदारी ज्यादा होगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, फिर बचत कहां से होगी। क्लियर है, तो बचत क्यों नहीं हो पाती, ये चीज आप समझ गए होंगे। भूमि पर जनसंख्या के अधिक भार पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा से में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या के कारण भूमि पर भार पड़ रहा है। जो कृषि योग्य भूमि है वो आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये उतना अभी प्रभावी कारण नहीं है कि भारत में कृषि उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। समझ रहे हैं, तो अभी भारत में कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जी ये एक छोटा सा कारण अभी वर्तमान में माना जा सकता है। खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी को समस्या पैदा करता है। ठीक है, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। ये इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन सीमित होता है कि इतना ही उत्पादित होगा। अब जनसंख्या आपने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। आपका अगला पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, शिक्षा भी सही से नहीं मिल पाएगी, फिर क्या होगा, आवास की समस्या होगी। कि आप 2 कमरे के मकान में रहते थे, 4 लोग थे, फिर आपने 4 बच्चे और कर लिए, अब 2 कमरे के मकान में 8-9 लोग कैसे रहेंगे, तो आवास की समस्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं, तो रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि व अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो रही है। तो गांव में क्या होता है कि लोगों के पास खेती है, तो परिवार बढ़ा तो खेत में जाकर मकान बना लेते हैं। तब खेत में मकान बना लिया जाके तो क्या हुआ, उनके उत्पादन की कमी हो गई ना, खाद्यान्न की, और उनकी आय भी कम हो गई। किसकी वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से। क्लियर है आपको। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है, वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही हैं, इससे कीमतें बढ़ रही हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है आपको, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, इतना आपको याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो बेरोजगारी में वृद्धि भी होगी। ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो पंखे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, टीवी ज्यादा हो जाएंगी, एसी ज्यादा कमरों में लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, इनसे क्या होगा कि ऊर्जा की खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाएगा। अधिक बिजली की जरूरत होती है, जिससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। तो अगर जनसंख्या विस्फोट होता है तो देश में ऊर्जा का समस्या भी हो जाती है। उपरोक्त परिणाम हमारे विकास कार्यों के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन्हें दूर करने के प्रयास करने होंगे तथा जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटा जा सकेगा। क्लियर है, तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट से समस्याएं क्या आती हैं, इन चीजों को हमने अभी समझा। क्लियर है आपको। अब जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय तथा सुझाव क्या हो सकते हैं उनको समझ लेते हैं। बस आपका छोटा सा और हिस्सा बचा है इस वीडियो का, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। आज का आपका प्रश्न है कि भारत की मृत्यु दर कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो ये आपको कमेंट करके बतानी है। और इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एकमात्र उपाय जन्म दर को घटाना है। जो बढ़ी हुई जन्म दर है उसको अगर हम घटा देंगे, उसे कंट्रोल कर लेंगे, तो जनसंख्या विस्फोट को रोक पाएंगे हम। ठीक है, तो अभी तो वर्तमान में काफी नियंत्रित हो चुकी है, लेकिन थोड़ा और नियंत्रित करनी होगी। उसके बाद ही भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एकमात्र उपाय है कि जन्म दर को घटाना। लेकिन अभी भी समस्या यह है कि भारत का एक हिस्सा तो जन्म दर को कम करने में लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी बहुत से समुदाय, बहुत से धर्म, बहुत से हिस्से देश के ऐसे हैं जहां पर लोग बच्चों के जन्म को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अभी भी उसे भगवान की संतान मानते हैं, बच्चों को अल्लाह की संतान मानते हैं और ईश्वर की संतान मानते हैं, कुदरत की संतान मानते हैं, जिससे वो लगातार बच्चों को पैदा करते जा रहे हैं। तो अगर देश के सभी हिस्सों में इस चीज को स्वीकार लिया जाएगा कि जन्म दर को घटाना है, तो फिर क्या होगा, फिर हम एक सही पटरी पर आ जाएंगे। हमारे देश में जनसंख्या को कम और नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति अपनाई गई है। इस दशा में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं व इसके लिए जनसंख्या की नीति को भी निर्धारित किया गया है। तो आपको मैं एक क्लास में जनसंख्या नीति को भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए। वैसे डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपको एक एक चीज पढ़नी है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया तो आपके नंबर घटेंगे। आपको सारे प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से जनसंख्या समस्या है तो व्यवस्था की जाती रही है। तो पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उनसे क्या होता था, जो जनसंख्या समस्या है तो व्यवस्था की जाती थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गई। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और इसे आप रट्टा मार लीजिए, ये आपकी परीक्षा में मुझे लगता है पूछा जाएगा। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गई, फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं हुए। तो ये लास्ट वाली लाइन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गई। तो आपका उत्तर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गई। क्लियर है आपको? लेकिन ऐसा विश्वास है कि जनता में शिक्षा द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर हम जनता को एक शिक्षा दे देंगे, शिक्षित कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जनसंख्या के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका जनसंख्या विस्फोट पूरा चैप्टर और उसके जुड़ी बातें। अब निम्न उपायों से जनसंख्या का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, उपाय कौन कौन से हैं जिनके द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है? एक एक चीज बारीकी से समझिएगा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो समझिएगा कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ चुकी है, आपके अंदर आलस्य आ चुका है। जब ऐसा महसूस हो कि आप बोर हो रहे हैं तो आंख बंद करिए और 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए और सोचिए कि आपने पढ़ाई के किस लिए शुरू की है, आपने ये फॉर्म किस लिए भरा है। फिर आपके अंदर ऊर्जा का जो प्रभाव बढ़ जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। निम्न उपायों से जनसंख्या का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। पहला उपाय क्या है? परिवार नियोजन। दूसरा है जनसंख्या शिक्षा और तीसरा क्या है? जनसंख्या संबंधी कानून। जैसे वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बढ़ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि एक लोग परिवार बढ़ाया जा रहा है, दूसरा घटाया जा रहा है, तो ये असमानता फैल रही है। तो इस पर भी बात हो रही है। तो जो जो चीजें आपकी परीक्षा में आएंगी या आ सकती हैं, मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा। तो जो प्रभावशाली ढंग है वो ये है कि परिवार नियोजन हो, जनसंख्या पर शिक्षा दी जाए कि जनसंख्या के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कारण है, हर चीज बताई जाए और जनसंख्या संबंधी कानून भी बनाए जाए। क्लियर है आपको? और जनसंख्या नियंत्रण के अन्य साधन तथा उपाय इस प्रकार हैं। प्राकृतिक साधन तथा उपाय, जनसंख्या संबंधी नियोजन तथा नीति। जनसंख्या तथा परिवार नियोजन के अलग से मंत्रालय हो, एक मंत्रालय बनाया जाए जो जनसंख्या तथा परिवार नियोजन के लिए अलग से हो। वो पूरी रूपरेखा जनसंख्या नियंत्रण की तैयार करे, जनसंख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करे। जनसंचार माध्यमों को जनसंख्या नियंत्रण से उपयोग। ठीक है, जो जनसंचार माध्यम है उनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाई जाए। मुद्रित एवं प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, नारे, कहानियां आदि, इसके द्वारा भी
जागरूकता फैलाई जा सकती है। सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि में जनसंख्या प्रत्यय का भी शामिल किया जाए। तो जो आपकी शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया जाए और जो जनसंख्या प्रत्यय है उसको भी शामिल किया जाए, जिससे जागरूकता फैले और लोगों में जनसंख्या के प्रति समझ बढ़े कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह इसको नियोजित किया जा सकता है। जनसंख्या संबंधी कानून को सरकार द्वारा निष्ठा तथा कड़ाई से लागू करना। एक जनसंख्या संबंधी कानून बनाया जाए, सरकार उसे निष्ठापूर्वक लागू करे और कड़ाई से उसका पालन करवाए। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है और जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो ये रही आपकी जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी हुई वीडियो, और जिसमें आपने हर एक चीज को, टॉपिक को सही से समझा है। प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है आपको वो पढ़ लेना है। क्लियर है? बाकी मैं आपका जब एमसीक्यू रिवीजन कराऊंगा तो एक एक चीज आपको फिर से समझाऊंगा, एक बार आपका पेपर से पहले रिवीजन भी होगा। तो अगर आपने मुख्य सेवका में अपनी भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का संकल्प लिया है, आपने सपना देखा है इस नौकरी में अपना सिलेक्शन पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका स्पेशल पीडीएफ बैच से जो हमारे चैनल पर चल रहा है। बैच का नाम है मुख्य सेवका गरिमा बैच। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, सभी नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके वहां पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 सितंबर तक आपको फीस सिर्फ 415 देनी है, उसके बाद आपको 451 या 500 भी देनी पड़ सकती है। मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास अच्छा मौका है मात्र 415 रुपए में 40 से 45 हजार नौकरी पाने का। जो मुख्य सेवका की भर्ती है इसमें आपको सैलरी मिलेगी 40 से 45 हजार की पहली सैलरी। तो अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, और आप एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका स्पेशल पीडीएफ बैच से, जिसका नाम है मुख्य सेवका गरिमा बैच। मात्र 415 रुपए में 3 सितंबर तक, उसके बाद फीस आपकी 451 या 500 हो जाएगी। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है आपको? कमेंट करके आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज आपने पढ़ा जनसंख्या विस्फोट नए सिलेबस के अनुसार। आज की आपकी पहली क्लास थी, नौकरी यहीं से मिलेगी ये गारंटी है। मुझे 200 से 300 लोगों का सिलेक्शन अपने बैच में करवाना है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े मेरे बैच से। आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से आपकी नौकरी पक्की होगी। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, आपने एक सपना देखा है इस मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से। आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जो आज आपका प्रश्न है उसका उत्तर भी दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मृत्यु दर कितनी है? तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।